नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर और यूपीजी के इनकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये 35 नंबर का आता है। 100 में से 35 नंबर, एक बड़ा हिस्सा जो आपको सफलता की दहलीज तक पहुंचा सकता है। तो उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है और उसकी तैयारी के लिए आज का ये विशेष सेशन है जिसमें आपका जो उद्देश्य रहता है 35 में 35 करने का। आज बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यूपीजी के और कंप्यूटर के लिए अलग है, और अगर आप लोअर का ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका लोअर का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, पीडीएफ थ्योरी नोट्स मिलेंगे, यूपीजी के कंप्यूटर वाला भी मिलेगा और पीसीबी का भी बैच हमारे पास चल रहा है, तो उसका भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद यूपीजी के और कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से। कंप्यूटर के इतिहास और प्रमुख आविष्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि एडा लवलेस को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है जिन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए एक एल्गोरिथम लिखा था। दूसरा बिंदु है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 था जिसे 1971 में टेड हाफ और फेडरिको फागिन ने विकसित किया था। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं? ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके सही हैं। एडा लवलेस एक अंग्रेजी गणितज्ञ थी। उन्होंने 1840 के दशक में चार्ल्स बैबेज के प्रस्तावित मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन पर काम किया और मशीन द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले पहले एल्गोरिथम को प्रकाशित किया। इंटेल 4004 दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर था जिसे 1971 में लॉन्च किया गया था। ये 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार ने कंप्यूटरों के आकार को छोटा करने और माइक्रो कंप्यूटर बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अगला जो प्रश्न है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल और संचार मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो 2 उपकरणों के बीच डेटा भेजने से पहले 3 वे हैंडशेक प्रक्रिया का उपयोग करके एक सुरक्षित लिंक स्थापित करता है। दूसरा है यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल डेटाग्राम की डिलीवरी की गारंटी नहीं देता, इसलिए इसका उपयोग मुख्य रूप से उन सेवाओं में किया जाता है जहां गति महत्वपूर्ण है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और डीएनएस रिजोल्यूशन। तीसरा बिंदु है कि आईपी वर्जन 6 एड्रेस 128 बिट लंबे होते हैं और नेटवर्क सुरक्षा के लिए इसमें आईपी सिक्योरिटी को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है जो IPv4 में केवल वैकल्पिक था। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, कितने कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया है और ये आपके तीनों कथन सत्य हैं। टीसीपी के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है यह OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल है। ये SYN, ACK और ACK पैकेट्स के माध्यम से हैंडशेक करता है जिससे डेटा पैकेट बिना किसी त्रुटि के सही क्रम में पहुंचते हैं। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसमें त्रुटि जांच की सुविधा नहीं होती है, इसलिए यह बहुत तेज है। लाइव ब्रॉडकास्ट और डीएनएस में इसका उपयोग होता है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको सारी जानकारी बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल संचार और टैबलेट के इतिहास व पीढ़ियों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 1G एनालॉग सिग्नल पर आधारित था जैसे AMPS, क्या यह सही है। 2G डिजिटल सिग्नल की शुरुआत जैसे GSM और CDMA। 3G पैकेट स्विचिंग और मोबाइल ब्रॉडबैंड डेटा की शुरुआत, क्या यह सही है। 4G पूरी तरह से सर्किट स्विच नेटवर्क आधारित। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं, ये आपसे पूछा गया है और वो उत्तर है आपका 4G। 4G सर्किट स्विच पर नहीं बल्कि पूरी तरह से पैकेट स्विच्ड और IP नेटवर्क पर आधारित है। 4G में वॉइस कॉल भी IP डेटा पैकेट के माध्यम से की जाती है।
1G 1980 के दशक में एनालॉग रेडियो सिग्नल का उपयोग करता था। दुनिया का पहला व्यावसायिक मोबाइल मोटोरोला डायनाटैक 8000X था। 2G ने डिजिटल एन्क्रिप्शन GSM पेश किया, जिससे SMS सेवा संभव हुई। 3G ने उच्च गति डेटा और वीडियो कॉलिंग का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है आपका कि एक लेजर प्रिंटर की इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित करें। फ्यूजिंग, कागज पर टोनर को गर्म करके पक्का करना। एक्सपोजिंग, लेजर बीम द्वारा ड्रम पर चित्र करना। चार्जिंग, ड्रम पर एक समान नेगेटिव चार्ज लगाना। ट्रांसफरिंग, टोनर को ड्रम से कागज पर स्थानांतरित करना। या डेवलपिंग, ड्रम के लेजर वाले हिस्से पर टोनर चिपकना। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3, 2, 5, 4, 1 सी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर चार्जिंग, फिर एक्सपोजिंग, फिर डेवलपिंग और फिर ट्रांसफरिंग व फ्यूजिंग। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसकी कार्यप्रणाली 6 मुख्य चरणों में होती है। चार्जिंग, सबसे पहले फोटोसेंसिटिव ड्रम पर कोरोना वायर द्वारा नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। एक्सपोजिंग, लेजर किरण ड्रम के उन हिस्सों को चार्ज खत्म कर देती है जहां इमेज बननी होती है। डेवलपिंग, टोनर सूखी स्याही ड्रम के लेजर वाले हिस्सों कम चार्ज वाले पर चिपक जाती है। ट्रांसफरिंग व फ्यूजिंग, टोनर कागज पर ट्रांसफर होता है और हीटर फ्यूजर उसे पिघलाकर कागज पर स्थायी कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल के शॉर्टकट्स और उनके कार्यों का सही मिलान करें। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, F2, Alt प्लस इंटर और F11। तो इनका आपको मिलान करना है और यहाँ पर सही मिलान है आपका ऑप्शन ए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L जो है ये शॉर्टकट एक्सेल में किसी टेबल या डेटा रेंज पर ऑटो फिल्टर चालू या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L। F2 क्या है, यह एक्टिव सेल को संपादित करने की अनुमति देता है, यानी कि एडिट करने की अनुमति देता है। Alt प्लस एंटर, एक्सेल में जब आप एक ही सेल के अंदर टाइप करते समय नई लाइन में जाना चाहते हैं, जिसको टेक्स्ट रैपिंग मैनुअल कहते हैं, तो इसका उपयोग होता है। F11 यह शॉर्टकट चयनित डेटा के आधार पर तुरंत एक डिफॉल्ट चार्ट एक नई चार्ट शीट में बना देता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बीसी कैल्क या बिजी कैल्क को कंप्यूटर के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम माना जाता है, जिसे 1979 में एप्पल II के लिए बनाया गया था। दूसरा है MS वर्ड का पहला संस्करण 1983 में मल्टी टूल वर्ड के नाम से जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। और इसका जो सही है उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कथन एक सही है। डैन बिकलिन और बॉब फ्रेंस्टन द्वारा विकसित विसी कैल्क दुनिया का पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था, जिसने पर्सनल कंप्यूटर को व्यापारिक उपयोग के लिए लोकप्रिय बनाया। कथन 2 भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मूल रूप से 1983 में रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम मल्टी टूल वर्ड था। पहला व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वर्ड प्रोसेसर जेरोक्स पार्क का ब्रावो था और बाद में MS वर्ड ने इसे ग्राफिकल अवधारणा को अपनाया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक कर्नेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है वो एक असत्य है, वो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। असत्य वाला है ऑप्शन सी और सत्य वाला क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच संचार स्थापित करता है। तो कर्नेल क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच में संचार स्थापित करता है, कनेक्शन स्थापित करता है। मोनोलिथिकल कर्नेल में ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख सेवाएं जैसे मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट मुख्य कर्नेल स्पेस में ही चलती हैं। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूट स्ट्रैप लोडर कर्नेल को मेमोरी में लोड करता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि माइक्रो कर्नेल आकार में मोनोलिथिक कर्नेल से बहुत छोटा होता है। इसमें केवल आवश्यक सेवाएं ही कर्नेल स्पेस में रखी जाती हैं, जबकि डिवाइस ड्राइवर और अन्य सेवाएं यूजर स्पेस में चली जाती हैं। लिनक्स और डॉस मोनोलिथिक कर्नेल के उदाहरण हैं जो तेज होते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं। कर्नेल कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, रैम, प्रोसेस
शेड्यूलिंग और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है। किसको? कर्नेल को। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल वित्तीय उपकरणों और उन्नत भुगतान प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत नगद निकासी और बैलेंस पूछताछ के लिए ग्राहक के पास केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फिंगरप्रिंट आइरिस होना पर्याप्त है। दूसरा बिंदु है USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके फुल फॉर्म याद रखिया करिए, क्योंकि एक बार देख जरूर लिया करिए, क्योंकि परीक्षा में कब पूछ लिया जाए आपको पता नहीं होता है। ये *99# सेवा का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दोनों का होना अनिवार्य है। क्या दूसरा सही है? NEFT प्रणाली में लेन देन हाफ आवरली बैच आधे घंटे के बैच में निपटाए जाते हैं, जबकि IMPS में यह 24/7 रियल टाइम होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, यह पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन से कथन या कौन सा कथन गलत है, और यहां पर आपके केवल दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि *99 जो है USSD सेवा, ये फीचर फोन के लिए डिजाइन की गई है बगैर इंटरनेट के। ये GSM नेटवर्क के वायस चैनल पर काम करती है। AEPS मॉडल को NPCI द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बैंक जाए बिना माइक्रो ATM पर आधार और बायोमेट्रिक के माध्यम से बैंकिंग लेन देन आसानी से किए जा सकते हैं। NEFT को RBI द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसमें फंड सेटलमेंट दिन भर में 48 आधे घंटों के बैचों में होता है। वहीं IMPS NPCI द्वारा प्रबंधित में पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग की शाखाओं के संदर्भ में जब किसी एल्गोरिथम को ऐसे लेबल किए गए डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें इनपुट डेटा के साथ उसका सही आउटपुट भी पहले से दिया गया हो, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। मशीन लर्निंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड, दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड, तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? इसमें मशीन को एक शिक्षक की तरह सिखाया जाता है। डेटा पहले से ही लेबल होता है, अर्थात सिस्टम को पता होता है कि सेब की तस्वीर कैसी दिखती है। सिस्टम इसे पुराने डेटा से सीखकर नए डेटा का अनुमान लगाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो इसमें सिस्टम को बिना लेबल वाला कच्चा डेटा दिया जाता है और वह स्वयं डेटा में पैटर्न या समूह ढूंढता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित तकनीकी घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम पुराने से नए में व्यवस्थित करें। पहला बिंदु है कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। दूसरा है अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट का विकास। तीसरा है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा गूगल सर्च इंजन की स्थापना। और चौथा है पहले लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक का लॉन्च। तो ये घटनाओं को क्रमानुसार आपको लगाना है, पुराने से नए। यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन सी। सबसे पहले अर्पानेट आता है 1969 में। ये दुनिया का पहला पैकेट स्विच नेटवर्क था और आधुनिक इंटरनेट का पूर्वज था। WW का आविष्कार 1989 टिम बर्नर्स-ली ने CERN स्विट्जरलैंड में काम करते हुए सूचनाओं को साझा करने के लिए वेब का आविष्कार किया। मोशेक ब्राउज़र 1993 मार्क आंद्रसेन द्वारा विकसित यह ब्राउज़र इंटरनेट को आम जनता तक पहुंचाने वाला पहला लोकप्रिय ग्राफिकल ब्राउज़र था। गूगल की स्थापना 1998 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा इस सर्च इंजन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में डेटा एक्सेस करने की गति के आधार पर घटते क्रम सबसे तेज से सबसे धीमे की ओर में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सबसे तेज कौन सी होती है? सबसे तेज रजिस्टर जो होती है, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और फिर मैग्नेटिक डिस्क आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैश मेमोरी यह SRM से बनी होती है और CPU तथा रैम के बीच बफर का काम करती है। रजिस्टर्ड प्रोसेसर के अंदर स्थित सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। इनकी एक्सेस स्पीड नैनो सेकेंड में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के इतिहास और प्रमुख आर्किटेक्चरल आविष्कारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला बिंदु है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, डेटा और निर्देश दोनों को एक ही मेमोरी स्पेस में स्टोर करने की अवधारणा।
दूसरा है इनिएक, जो प्रेस्पर एक्र्ट और जॉन मौशली द्वारा निर्मित दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। और तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस द्वारा किया गया था। पूछा गया है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो सही उत्तर है इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, तीनों युग्म आपके सही हैं। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर 1945 में आता है। प्रख्यात गणितज्ञ जॉन वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। आज के लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां प्रोग्राम और डेटा दोनों मुख्य मेमोरी में एक साथ रहते हैं। इनिएक 1946 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, कई बार परीक्षाओं में इनिएक का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। यह पहली पीढ़ी का विशालकाय कंप्यूटर था जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत सिलिकॉन चिप के आविष्कार से हुई थी। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्बी और फेयर चाइल्ड के रॉबर्ट नायस ने इस स्वतंत्र रूप से विकसित किया था। अब बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस के और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। यह किस क्रिप्टोग्राफी तकनीकी पर आधारित होता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। की का जो स्पेलिंग है यहाँ पर की ई वाई वाला है। डिजिटल सिग्नेचर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, पर कार्य करता है। इसमें दो अलग अलग कुंजियों का उपयोग होता है, एक प्राइवेट की जिसका उपयोग प्रेषक द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है, और एक पब्लिक की जो प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज उसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया है और बीच में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट उपकरणों और उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों का सही मिलान करें। तो MICR, OMR, OCR, बारकोड रीडर क्या है? यह आपसे पूछा गया है। OMR तो बहुकल्पीय परीक्षाओं में होता है ना। बारकोड रीडर सुपरमार्केट में उत्पादों की बिलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए। MICR बैंकिंग उद्योग में चेक की त्वरित प्रोसेसिंग और वैधता की जांच के लिए। OCR छपे हुए या हस्तलिखित पाठ टेक्स्ट को डिजिटल रूप में बदलना। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। MICR का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बारकोड रीडर यह लेजर का उपयोग करके लाइनों के पैटर्न बारकोड को पढ़ता है, जिसका उपयोग रिटेल शॉप्स में होता है। कंप्यूटर का 15वां प्रश्न है कि OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की कुल 7 परतों में से नेटवर्किंग डिवाइस राउटर मुख्य रूप से किस परत पर कार्य करता है, जो डेटा पैकेट्स की रूटिंग और IP एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल्स में 7 लेयर होती हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। राउटर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है। इसका मुख्य काम नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को उनके गंतव्य IP एड्रेस के आधार पर सही मार्ग प्रदान करना है। हब और रिपीटर फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, जबकि स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। तो ये कंप्यूटर का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे UPGK की तरफ, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। 16वां प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट गंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 बिंदु दिए गए हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को किफ़ायती और उच्च गति वाली फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इस परियोजना के तहत लगभग 50% लाभार्थी महिलाएं होने की उम्मीद है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़े। इस प्रोजेक्ट को हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका, ये तीनों कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। मुख्य उद्देश्य और ग्रामीण कनेक्टिविटी है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों को किफ़ायती तथा उच्च गति वाली फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके तहत अगले 2 से 3 वर्षों में राज्य के 20 लाख से अधिक परिवारों को इंटरनेट प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में
डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि राशन मिलता है ना, राशन की दुकानों में, भविष्य में ऐसे ही सरकार फ्री इंटरनेट देगी चुनिंदा लोगों को, ताकि जो बेसिक नीड है भविष्य में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो कीमतें हैं प्राइवेट कंपनियों को वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। जो गरीब है, ग्रामीण लोग हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसको अफोर्ड करने के लिए, ग्रामीण की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। महिला भागीदारी और डिजिटल उद्यमिता। प्रोजेक्ट गंगा केवल इंटरनेट पहुँचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये न्याय पंचायत स्तर पर 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता या डिजिटल उद्यमी के रूप में तैयार करेगा। लैंगिक समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार इस योजना में लगभग 50% लाभार्थी और उद्यमी महिलाएं होने की उम्मीद है। हिंदुजा ग्रुप का सहयोग। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग और हिंदुजा ग्रुप की ब्रॉडबैंड शाखा वन ओटीटी इंटरनेट एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच MOU के तहत लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य के तहत राज्य में उत्तर प्रदेश डिफेंस और FDI कॉन्क्लेव 2026 के आयोजन की योजना है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कुल 6 नोड शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस डिफेंस कॉरिडोर का नोड नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रयागराज। भारत सरकार ने देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए हैं, एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC में 6 नोड शामिल हैं, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ और आगरा। प्रयागराज इसका हिस्सा नहीं है। इस कॉरिडोर को यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और उनके स्थानों का सही ढंग से सुमेलित करें। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनका आपको सुमेलन करना है। तो पहला तो आपको जो HRA की घटना है 1924 में होती है। HRA की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, ये कानपुर में होती है। चित्तू पांडे की सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर राष्ट्रीय सरकार का गठन बलिया में। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन 1936 लखनऊ में। और एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने BHU का रूप दिया 1898 वाराणसी में। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। इन सब के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी और पर्यावरणीय विकास के लिए की जा रही नवीनतम पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी घोषणा की है। राज्य सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या को उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत राज्य में गिर और साहिवाल जैसी उन्नत स्वदेशी गायों की नस्लों के पालन को भारी सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 योजनाओं को एक प्रश्न में सम्मिलित किया गया है और ये कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा की अधिकतम उपयोग के लिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां स्ट्रीट लाइट से लेकर परिवहन तक सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी नस्लों की गाय जैसे गिरी, साहिवाल, थार प्रकार की 25 गायों की डेयरी स्थापित करने पर सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और लोक कलाओं के संदर्भ में राज्य के लोक नृत्यों और उनसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका डी है, नटवरी नृत्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश। विकल्प डी गलत है, क्योंकि नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहीर यानी कि यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। ये भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जहाँ पर महिलाएं सिर पर कई दीपकों का पहिया रखकर नृत्य करती हैं। राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा ये खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर और सोनभद्र विंध्याचल क्षेत्र में किया जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख समसामयिक परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। महाकुंभ 2025 के लिए डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण प्रयागराज, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर, देश का पहला कैनन कुत्ता ब्रीडिंग सेंटर और अत्याधुनिक डार्क पार्क लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज मिर्जापुर। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो डी है, क्योंकि स्काई वॉक जो है वो आपका मिर्जापुर में नहीं बल्कि चित्रकूट जिले में स्थित प्रसिद्ध तुलसी जलप्रपात, तुलसी वाटरफॉल, जिसका पूर्व नाम सबरी जलप्रपात था, पर बनाया गया है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह 5G और 6G तकनीकी पर शोध के लिए सहारनपुर IIT रुड़की के कैंपस में स्थापित किया जा रहा है। डिजिटल कुंभ म्यूजियम प्रयागराज में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से कुंभ की भव्यता दिखाने के लिए इसका निर्माण हो रहा है। कैनन सेंटर भारतीय सेना और पुलिस के लिए उत्कृष्ट नस्ल के कुत्तों को प्रशिक्षित करने हेतु लखनऊ में देश का पहला अत्याधुनिक डाग पार्क और ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत लागू है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947 में ही पारित कर दिया गया था। संविधान के 73वें संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। यहाँ पर 50% अनिवार्य रूप से नहीं है बल्कि 33% आरक्षण है मिनिमम, और इसे बढ़ाकर आगे भी किया जा सकता है। कथन 1, 2 सही है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में भी पारित हो गया था और 15 अगस्त 1947 से पंचायतें स्थापित होना शुरू हो गई थीं। यूपी में वैधानिक न्यूनतम 33% ही लागू है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे महान हिंदी साहित्यकारों और उनकी अमर रचनाओं का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। मुंशी प्रेमचंद्र, गबन, करमभूमि, मंगलसूत्र, महादेवी वर्मा, यामा, नीरजा, स्मृति की रेखाएं, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, कामायनी, चंद्रगुप्त, गुनाहों का देवता, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र। जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वो सी है। वो सत्य क्यों है? क्योंकि कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और आंसू जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी वाराणसी में हुआ था, लेकिन गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा प्रयागराज में जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती की कालजयी उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लम्हई वाराणसी में हुआ था और ये उपन्यास के सम्राट कहलाते हैं। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था जिसे वे बीमारी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्हें यामा काव्य संग्रह के लिए साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच के पितामह कहलाने वाले भारतेंदु जी का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण और टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 बिंदु दिए गए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जिसे 1987-88 में घोषित किया गया था। दूसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट को 2022 में उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तीसरा बिंदु है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को निर्धारित समय से पहले 2 गुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। तीनों कथन आपके सत्य हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर 2022 में अधिसूचित किया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 2014 से 2018 के बीच बाघों की संख्या 25 से बढ़ाकर 65 कर दी थी, जिसके लिए इसे ग्लोबल TX2 अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन उत्तर प्रदेश की कला और वास्तुकला के तहत जौनपुर की सरकी वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपसे पूछा गया है। असत्य कथन है सरकी शैली की मस्जिदों और इमारतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें मीनारों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया। ये गलत है। सरकी शैली की मस्जिदों और इमारतों में कहीं पर भी मीनारों का उपयोग देखने को नहीं मिलता है। इसके बजाय मुख्य प्रार्थना कक्ष के सामने विशाल और भव्य मेहराब बनाए गए हैं जो दूर से ही दिखाई देते हैं।
जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान के याद में की थी। 15वीं सदी में इब्राहिम शाह सरकी के अधीन यह अपने चरमोत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भूगोल और कृषि के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थानीय मिट्टियों के नामों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। मार, काबर, राकर, पड़वा, 4 प्रकार की मिट्टी दी गई है और इनका मिलान करना है। सही उत्तर है आपका ए। मार मिट्टी गाढ़े काले रंग की मिट्टी है जो सूखने पर पत्थर जैसी सख्त होकर बड़ी दरारें बना लेती है। काबर जो है ये काले सूती कपास मिट्टी के समान है जो गीली होने पर अत्यंत चिपचिपी हो जाती है। राकर मिट्टी ढलानों पर पाई जाने वाली लाल भूरी खुरदुरी और कंकरीली मिट्टी है। पड़वा की अगर बात करें तो ये लाल भूरे रंग की हल्की दोमट मिट्टी है जो दलहन के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कृषि केंद्रीय कृषि और पशु अनुसंधान संस्थानों का उनके स्थापना स्थल के साथ सही मिलान करें। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अभी लेखपाल के पेपर में पूछा गया था, ये वाराणसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी में स्थित है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI ये आपका इज्जत नगर बरेली में स्थित है। सही ऑप्शन है आपका ए। IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना है वो 1952 में लखनऊ में की गई थी। और राष्ट्रीय शर्करा या चीनी संस्थान ये आपका NSI के नाम से जाना जाता है और ये कानपुर में स्थित है। पशु चिकित्सालय की स्थापना 1889 में की गई थी और यह देश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दिग्गज रचनाकारों राइटर्स ऑफ यूपी और उनके साहित्यिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसका पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त झांसी ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की, जो मुख्य रूप से उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी के विरह और त्याग पर केंद्रित है। कलम का सिपाही नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद की प्रमाणिक जीवनी उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। ये तीनों कथन आपके सत्य हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रतापगढ़ इलाहाबाद क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले हैं और ये बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये हिंदी साहित्य की सबसे उत्कृष्ट आत्मकथा मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये चिरगांव झांसी में जन्मे। गुप्त जी को महात्मा गांधी ने उनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना भारत भारती के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। साकेत और यशोधरा उनकी अमर काव्य रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उनके बेटे अमृत राय ने जो जीवनी लिखी है उसका नाम है कलम का सिपाही, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाजों के तहत आयोजित होने वाले मेलों और उनके आयोजन स्थलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। और जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो है सैयद सालार मसूद गाजी मेला, बाराबंकी में नहीं, ये आपका बहराइच में लगता है। बाराबंकी में सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की दरगाह पर प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला लगता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नौचंदी मेला मेरठ में होली के बाद लगता है और वटेश्वर मेला आगरा में यमुना तट पर लगने वाला यह एक विशाल ऊंट और पशु मेला है। उत्तर प्रदेश के जल संसाधनों और आर्द्र भूमियों के अंतर्गत प्रमुख झीलों, ताल और उनके झीलों का मिलान करें। सुरहा ताल ये आपका कहाँ पर स्थित है? बलिया में। कीठम झील आगरा में, फुलहर झील पीलीभीत में और पार्वती अर्गा गोंडा में। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। यह बलिया जिले में स्थित एक गोखुर झील है और पक्षी विहार है, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। यह हाल ही में भारत की 100वीं आर्द्र भूमि घोषित की गई है और यूपी की 13वीं आर्द्र भूमि। कीठम झील आगरा में स्थित इस झील को सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है और यह एक रामसर साइट है। फुलहर झील गोमत ताल ये पीलीभीत जिले में है और यहीं से मैदानी नदी गोमती का उद्गम होता है। पार्वती अर्गा ये गोंडा जिले में स्थित 2 जुड़वा गोखुर झीलें हैं जो रामसर स्थल घोषित हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में स्थित है। इनमें से महाजनपदों और उनकी राजधानियों का सही मिलान करें। वत्स, कौशल, मल, सूरसेन। सही उत्तर है आपका ऑप्शन है, वत्स की राजधानी है कौशांबी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स, इसकी राजधानी कौशांबी आधुनिक प्रयागराज के पास थी, यहाँ का शासक उदयन था। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती उत्तरी भाग और कुशावती दक्षिणी भाग थी, आधुनिक अवध क्षेत्र यहाँ पर है। मल्ल, यह एक गणराज्य था जिसकी 2 राजधानियां थी, एक तो कुशीनगर थी जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला और दूसरी थी पावा जहाँ महावीर को निर्वाण मिला। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और तय करें कि कौन से कथन सही हैं। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगरा का किला भी 1983 में ही इस सूची में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला। वाराणसी के घाटों और सारनाथ के बौद्ध स्तूपों को भी वर्तमान में यूनेस्को की स्थायी मूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। ताजमहल को 1983 में, आगरा किला को 1983 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो वाराणसी के घाट और सारनाथ के खंडहर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट संभावित सूची में शामिल हैं और ये 2021 में हो गए थे और उन्हें अभी तक अंतिम स्थायी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा नहीं मिला है। अभी तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और भौतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं कि कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। शिवालिक के गिरिपाद में स्थित भाबर क्षेत्र कंकरीली पथरीली मिट्टी से बना है जहां छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तीसरा बिंदु है कि तराई क्षेत्र भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित एक दलदली नम और घने वनों वाला क्षेत्र है जो गन्ना और धान की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो 33 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 आपके सभी सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है डी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कानपुर में स्थित नहीं है। ये वाराणसी मढ़ुआ डी में स्थित है और इसका नाम भी अब बदल दिया गया है। इसका नाम अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित है। सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बरेली में स्थित है और ये दोनों अलग अलग हैं। भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है। आईटीआई के कारखाने मुख्य रूप से नैनी, रायबरेली, मनकापुर, गोंडा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका और ये आज का अंतिम है कि उत्तर प्रदेश के साहित्यिक और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाली ऐतिहासिक पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों संस्थापकों का सही मिलान करें। तो जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए। बनारस अखबार 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादन में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से प्रकाशित हुआ था। यह उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था। प्रताप 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से इसे राष्ट्रवादी अखबार की शुरुआत की जिसने किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई। कवि वचन सुधा की बात करें तो 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से प्रकाशित प्रमुख साहित्यिक पत्रिका थी। ब्राह्मण की बात करें तो ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कानपुर से 1883 में शुरू की गई एक प्रमुख हिंदी मासिक पत्रिका थी। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा। आज के जो 35 प्रश्न थे उनको देखकर क्या लगता है आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। और कमेंट बॉक्स में वीडियो हाइप करने का ऑप्शन होता है तो वीडियो हाइप ज़रूर कर दिया करिए। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो यूपी स्पेशल में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको लोअर पीसीएस बैच में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, पीसीबी बैच में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपको बहुत अच्छे नोट्स हम उपलब्ध करवाते हैं बहुत ही कम फीस में।
कंप्यूटर यूपीजी के, और आपका पूरा थ्योरी नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में मिलने वाला है। और बेहतरीन नोट से आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी, आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिलने वाला है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।